नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के चूड़ी एवं चूड़ी कर्तन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड एंड थ्रेड कटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें, और आप लोग डेली 7 बजे लाइव आ जाया करें दिन में, सुबह में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है यहाँ पे, जाप की बाहरी सतह पर कटी चूड़ियों को बाहरी चूड़ी यानी कि एक्सटर्नल थ्रेड कहते हैं। जैसे बोल्ट पर हमारा एक्सटर्नल थ्रेड कटा रहता है, स्टड पर एक्सटर्नल थ्रेड रहता है। तो आपको पता होगा कि जो चूड़ियाँ बाहरी सरफेस पर काटी जाएंगी वो एक्सटर्नल थ्रेड कहलाएगा, और जो अंदर काटी जाती हैं वह हमारा इंटरनल थ्रेड कहलाता है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे कि गोल छिद्र में कटी चूड़ियों को भीतरी चूड़ी यानी कि इंटरनल थ्रेड कहते हैं, जैसे कि नट। तो यहाँ पे आपको पता हो गया ना कि बोल्ट पर आपका क्या रहता है, बाहरी थ्रेड काटा जाता है यानी कि एक्सटर्नल थ्रेड रहता है, और जो रहता है हमारा नट, नट में हमारा क्या होता है, इंटरनल थ्रेड काटा जाता है। चाल के अनुसार चूड़ियाँ हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? राइट हैंड थ्रेड, लेफ्ट हैंड थ्रेड और टेपर थ्रेड। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि जो चूड़ियाँ होती हैं या स्पीड यानी कि चाल के अनुसार होती हैं। तो चाल के अनुसार जो चूड़ियाँ होती हैं मतलब इनका डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब कि किधर से घुमाने पर ये बंद होता है, कसा जाता है, ऐसे ही रहता है ये चाल के अनुसार यानी कि दिशा के अनुसार, समझ लीजिए। तो राइट हैंड थ्रेड, लेफ्ट हैंड थ्रेड और टेपर थ्रेड होता है ये। एक चूड़ी के मध्य के साथ वाली चूड़ी के मध्य तक की दूरी को पिच कहते हैं। तो एक चूड़ी के मध्य के साथ वाली चूड़ी के मध्य तक की दूरी हमारी पिच कहलाती है। नट या बोल्ट द्वारा एक पूर्ण चक्कर में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। जो नट या बोल्ट रहता है उसके द्वारा एक पूर्ण चक्कर में जितनी दूरी वह तय करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीड कहते हैं। लीड अगर हमें निकालना हो कि लीड कैसे निकालते हैं, तो पिच इंटू चूड़ियों की संख्या से हम लोग अगर गुणा कर दें तो उससे हमारा लीड निकल जाता है। तो यह फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अक्सर ये एग्जाम में आ जाता है कि लीड का फार्मूला क्या होता है, या पिच निकालने का फार्मूला क्या होता है, या आपको चूड़ियों की संख्या निकालने के लिए पूछ देता है। इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है कभी कभी, कि कह देता है कि लीड हमारा 5 सेंटीमीटर का है और पिच अगर 1 सेंटीमीटर का है तो चूड़ियों की संख्या कितनी होगी, ऐसे आ जाता है। नेक्स्ट है, जो चूड़ियाँ घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाते हुए कसी जाएं उन्हें हम लोग राइट हैंड थ्रेड कहेंगे। तो आपको पता है कि जिस दिशा में हमारा घड़ी की सुई घूमती है वो उस दिशा में अगर हम लोग कोई चूड़ी है अगर उसी दिशा में अगर कसी जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, राइट हैंड थ्रेड बोलेंगे। अगर उसके विपरीत हो तो उसे हम लोग लेफ्ट हैंड थ्रेड कहते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज में कसी जाए तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि जो चूड़ियाँ घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हुए कसी जाएं तो उसे हम लोग लेफ्ट हैंड थ्रेड कहते हैं। और दाएं हस्त चूड़ियों का झुकाव होता है बाईं ओर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहेगा कि राइट हैंड थ्रेड का झुकाव किधर होगा, तो वह बाईं ओर होगा। और अगर यही हमारा लेफ्ट हैंड थ्रेड रहता तो ये हमारा दाईं ओर झुकाव होता। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि दाईं हस्त चूड़ियाँ दक्षिणावर्त चूड़ियाँ भी कहते हैं, वो वही चीज़ है। बाएं हस्त चूड़ियों को देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो बायां हस्त चूड़ियाँ होती हैं इसका झुकाव दाईं ओर होता है। बाएं हस्त चूड़ियों को वामावर्त चूड़ी भी कहते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड भी कहते हैं। नट और बोल्ट के बीच वाला जो क्लियरेंस होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, बैकलेस बोलते हैं। तो बैकलेस किससे कहते हैं कि नट और बोल्ट के बीच जो क्लियरेंस रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैकलेस बोलते हैं। बड़े व्यास यानी कि मेजर डायमीटर को हम लोग स्क्रू स्क्रू बोल्ट में बाहरी व्यास कहते हैं। तो बड़े व्यास को स्क्रू बोल्ट में बाहरी व्यास कहते हैं, यानी कि आउटसाइड डायमीटर कहते हैं। बड़े व्यास को नट के थ्रेड में पूर्ण व्यास कहा जाता है। बड़े व्यास को नट के थ्रेड में हम लोग क्या कहते हैं, फुल डायमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है, चूड़ी के सबसे छोटे व्यास को छोटा व्यास कहते हैं। तो चूड़ी का जो सबसे छोटा व्यास होता है उसे हम लोग छोटा व्यास कहेंगे, नाम से स्पष्ट है। चूड़ी के झुकाव
के कोण या पिच व्यास पर अक्ष के लंबवत चूड़ी के हेलिक्स द्वारा बनाए गए एंगल को हम लोग हेलिक्स एंगल कहते हैं। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है कि चूड़ी के शीर्ष सतह को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। जो टॉप सरफेस रहता है चूड़ी का उसे हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। दीर्घ व्यास यानी कि मेजर डायमीटर बाह्य या अंतः यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल चूड़ी का अधिकतम व्यास होता है। दीर्घ व्यास को बाह्य व्यास या सामान्य व्यास भी कहते हैं। जो दीर्घ व्यास रहता है उसे हम लोग आउटसाइड या नॉमिनल डायमीटर के नाम से भी जानते हैं। पेंच को दीर्घ व्यास यानी कि मेजर डायमीटर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है। जो स्क्रू रहता है उसे हम लोग मेजर डायमीटर द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि लघु व्यास बाह्य या अंतः चूड़ी का सबसे छोटा व्यास होता है, जिसे मूल या जड़ व्यास यानी कि कोर और रूट डायमीटर भी कहते हैं। दीर्घ व्यास तथा लघु व्यास के बीच से जाने वाली कल्पित पिच बेलन का व्यास प्रभावी या पिच व्यास कहलाता है। तो इफेक्टिव और पिच डायमीटर यह कहलाता है। जो दीर्घ व्यास तथा लघु व्यास के बीच से जो जाने वाला कल्पित पिच बेलन होता है, बेलन का व्यास होता है, वह हमारा प्रभावी पिच व्यास कहलाता है। चूड़ी के क्रेस्ट और रूट के बीच की जो लंबवत रूप में मापी गई दूरी को हम लोग चूड़ी की गहराई कहते हैं। तो देखिए बाई चांस से आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे दो चूड़ी का रूप दिखा रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे अगर कोई चूड़ी है ऐसे करके है तो ये हमारा जो रहता है ये हमारा कहलाता है क्रेस्ट कहलाता है, और ये जो हमारे नीचे का रहता है ये हमारा कहलाता है रूट कहलाता है, और यही जो हमारा रहता है ये हमारा चूड़ी की गहराई है। तो यही है चूड़ी के क्रेस्ट और रूट के बीच की लंब रूप से मापी गई दूरी को हम लोग चूड़ी की गहराई कहते हैं। तो ये हो गया। वी थ्रेड की आकृति अंग्रेजी के वी अक्षर की होती है। तो वी थ्रेड अभी हम आपको दिखाए हैं बना के, ऐसे था वी थ्रेड रहता है ये। तो इसकी जो गहराई हो इसकी जो रहता है अंग्रेजी के वी अक्षर की तरह होती है। मीट्रिक थ्रेड जो रहता है यह भारतीय मानक संस्थान द्वारा स्वीकृत है, ISI द्वारा स्वीकृत है। मीट्रिक थ्रेड का इंक्लूडेड जो एंगल होता है, जो मीट्रिक थ्रेड होता है जो कि ISI द्वारा है, भारत के द्वारा, इसका जो इंक्लूडेड एंगल होता है ये हमारा 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री वाला याद रखिएगा कि 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड का जो सन्निहित एंगल होता है वह हमारा 55 डिग्री होता है। देखिए मोस्टली जो होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड का, ब्रिटिश स्टैंडर्ड जहाँ भी आ जाएगा वहाँ पे आपको 55 डिग्री टिक करना है। 55 डिग्री मोस्टली जितना होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड का, हमेशा 55 डिग्री का एंगल बनाता है जो थ्रेड होता है ब्रिटिश थ्रेड का। BSW थ्रेड का आविष्कार सर जोसेफ विटवर्थ ने किया था। ब्रिटिश एसोसिएशन, बस यही एक आप लोग अपवाद रट लीजिएगा कि ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का जो सन्निहित कोण होता है यही आपका 47.5 डिग्री होता है। बाकी जितना ब्रिटिश करके रहेगा यह आपका कितना होता है? 55 डिग्री होता है। तो ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का जो चिन्हित कोण होता है 47.5 होता है, और ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड कहेगा तो यह 55 डिग्री होता है। नेक्स्ट है बट्रेस चूड़ी का जो सन्निहित एंगल होता है यह हमारा 45 डिग्री होता है। जो वर्गाकार चूड़ी होता है इसके किनारे 90 डिग्री पर होते हैं। तो जो वर्गाकार चूड़ी रहेगा ये क्या होगा? 90 डिग्री का होता है। और आपको पता होगा कि एक होता है, ये है हमारा एक्मी थ्रेड है, इसमें जो एंगल बनता है हमारा रहता है 29 डिग्री रहता है एंगल। जो एक्मी थ्रेड रहता है इस तरह से यह इसमें हमारा 29 डिग्री का बनता है, और जो स्क्वायर थ्रेड रहता है चूड़ी इसमें इस तरह से स्क्वायर थ्रेड रहता है, तो इसमें हमारा ये 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि वर्गाकार थ्रेड के किनारे जो होते हैं 90 डिग्री पर होते हैं। चूड़ी के दोनों आसन्न यानी कि एडजस्टेड फ्लैंक के द्वारा बने निचले सतह को हम लोग रूट कहते हैं यानी कि जड़ बोलते हैं। क्रेस्ट तथा जड़ को मिलाने वाली जो सतह होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैंक। फ्लैंक किसे बोलते हैं? देखिए जैसे कि ये कोई चूड़ी है, तो ये कोई चूड़ी है, तो चूड़ी है तो यहाँ पे ये जो ऊपरी भाग रहेगा ये हमारा कहलाएगा क्रेस्ट कहलाएगा, और ये जो नीचे वाला रहेगा ये हमारा रूट कहलाएगा, और इन दोनों को जो मिलाने वाली ये रेखा रहेगी
ये हमारा कहलाएगा फ्लैंक कहलाएगा, ये हमारा फ्लैंक होता है। तो ये हमारा हो गया कि क्रेस्ट तथा जड़ को मिलाने वाली जो सतह को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैंक। चूड़ी के फ्लैंक द्वारा सन्निहित एंगल को हम लोग एंगल ऑफ थ्रेड कहते हैं। तो चूड़ी के फ्लैंक द्वारा सन्निहित एंगल को हम लोग चूड़ी का एंगल कहते हैं। चूड़ी का जो झुकाव होता है चूड़ी के पिच का आधा होता है। तो चूड़ी का जो झुकाव रखा रहता है यानी कि स्लोप ऑफ थ्रेड रहता है, या चूड़ी का जितना पिच रहेगा उसका आधा होता है। अब है कि यूएस या सेलर चूड़ी का जो क्रेस्ट तथा जड़ समतल होता है। तो ये आपको याद रखना कि यूएस या सेलर चूड़ी का जो क्रेस्ट तथा जड़ होता है या समतल होता है। यूएस या सेलर चूड़ी का जो सन्निहित एंगल होता है ये हमारा 90 डिग्री होता है। यूएस या सेलर चूड़ी का प्रयोग हम लोग सामान्यतः बोल्टों, नट स्क्रू तथा टेपेड छिद्रों आदि में प्रयोग करते हैं। सिंगल स्टार्ट का अर्थ है कि बॉडी के सिलेंडर के चारों ओर एक रिज का लिपटा होना। नेक्स्ट है, किसी सिंगल स्टार्ट चूड़ी में लीड तथा पिच बराबर होते हैं। तो सिंगल स्टार्टर चूड़ी में क्या होता है कि लीड और पिच बराबर होते हैं। और जब डबल स्टार्टर का अर्थ होता है कि स्क्रू बॉडी के सिलेंडर के चारों ओर दो रिजों का लिपटा होना। सिंगल स्टार्टर में क्या होता है कि सिलेंडर के चारों ओर एक ही रिजो रहते हैं। डबल स्टार्टर रहेगा तो उसमें दो रिज रहेंगे। अगर तीन स्टार्टर हैं, अगर वो तीन स्टार्टर हैं तो उसमें तीन रिज होंगे। तो यही होता है सिंगल स्टार्टर, डबल स्टार्टर, मल्टी स्टार्टर, ऐसे होता है। अगर दो से ज़्यादा है तो उसे हम लोग मल्टी स्टार्टर के नाम से भी कह सकते हैं। थ्री स्टार्टर कहें या मल्टी स्टार्टर के नाम से भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। तो डबल स्टार्टर जो रहता है यह चूड़ी में लीड पिच का 2 गुना होता है। तीन स्टार्टर का अर्थ क्या है कि स्क्रू बॉडी के सिलेंडर के चारों ओर तीन रिज का लिपटा होना है, यानी कि उसमें तीन चूड़ियाँ रहती हैं। तीन चूड़ी स्टार्टर में लीड पिच का 3 गुना होता है। स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किसी स्क्रू की पिच को चेक करने के लिए करते हैं। तो स्क्रू पिच गेज जो होता है इसका प्रयोग हम लोग स्क्रू की पिच को चेक करने के लिए करते हैं। स्क्रू थ्रेड क्या होता है कि माइक्रोमीटर का एक उपकरण है जिसका प्रयोग पिच व्यास पर चूड़ी को चेक करने के लिए करते हैं। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर आप लोग याद रखिएगा कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग पिच व्यास पर चूड़ी को चेक करने के लिए यूज करते हैं। और जो वर्ग चूड़ी की गहराई, चौड़ाई, क्रेस्ट व रूट सब बराबर होते हैं। जो वर्गाकार चूड़ी होती है इसकी जो लंबाई जो रहता है, गहराई, चौड़ाई, क्रेस्ट और रूट सब बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो रहेगा गहराई ये, और ये चौड़ाई ये, और ये जो ये है आपकी क्रेस्ट, रूट, ये सब क्या होंगे, सब बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, वर्ग चूड़ी का जो सन्निहित एंगल होता है, वर्गाकार चूड़ी का जो होता है ये हमारा 90 डिग्री होता है। आपको भी पता है ये 90 डिग्री होता है। नकल थ्रेड का प्रयोग हम लोग सामान्यतः प्रयोग बोतलों तथा विद्युत बल्बों आदि में नकल थ्रेड का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि एकमी थ्रेड का जो एंगल होता है ये हमारा 29 डिग्री होता है, जो कि हम आपको बताए हैं। एकमी थ्रेड कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है हमारा 29 डिग्री का बनता है। तो 29 डिग्री हो गई यहाँ पे। एकमी थ्रेड का जो है सन्निहित एंगल होता है 29 डिग्री होता है। एकमी चूड़ी वर्ग चूड़ी की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होती है। तो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एकमी थ्रेड रहता है इस तरह से रहता है। तो यहाँ पे देखिए मजबूत क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका बेस की पकड़ ज़्यादा है। बेस जो रहता है मतलब रूट का, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल ज़्यादा रहता है, एरिया ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हमारा क्या होता है, टूटने के चांस कम रहते हैं। तो यानी कि हमारा वर्गाकार वाले की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होता है। एकमी चूड़ी का प्रयोग चाल और शक्ति संचालन के लिए हम लोग करते हैं, यानी कि स्पीड एंड पावर ट्रांसमिशन के लिए हम लोग एकमी थ्रेड का प्रयोग करते हैं। और जो वार्म थ्रेड रहता है इसका प्रयोग हम लोग ब्राउन एवं शार्प चूड़ी वार्म चूड़ी जो रहता है, वार्म थ्रेड, इसको हम लोग ब्राउन एंड शार्प चूड़ी भी कहते हैं। तो कभी कभी ऐसे पूछ लो कि ब्राउन एंड शार्प चूड़ी किसे कहते हैं, तो वर्म थ्रेड का दूसरा नाम है यह। नकल थ्रेड का रूट व क्रेस्ट अर्ध गोल होता है। जो नकल थ्रेड होता है इसका रूट व क्रेस्ट जो होता है यह अर्ध गोल होता है। नेक्स्ट है कि नकल थ्रेड का प्रयोग हम लोग रेलवे कपलिंग में करते हैं। जो नकल थ्रेड रहता है इसका प्रयोग हम लोग रेलवे कपलिंग में करते हैं।
और जो बटरेस थ्रेड का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ एक ही दिशा में अधिक दबाव पड़ता है, वहाँ पे हम लोग बटरेस थ्रेड का यूज करते हैं। अब है कि बटरेस चूड़ी की एक साइड समकोण पर तथा जो दूसरी साइड रहती है हमारा 45 डिग्री के एंगल पर रहती है, यानी कि एक साइड जो रहता है बटरेस थ्रेड वह 90 डिग्री पर मुड़ा रहता है और जो दूसरा साइड रहता है वह 45 डिग्री का एंगल बनाता है। नेक्स्ट है कि खराद मशीन के लीड स्क्रू पर जो रहता है एक्मी थ्रेड कटी होती है। तो ये अक्सर पूछा जाता है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खराद मशीन में कहता है कि हम लोग कौन सा थ्रेड यूज करते हैं, तो खराद मशीन यानी कि लेथ मशीन में हम लोग एक्मी थ्रेड का यूज करते हैं और कहता है कि एक्मी थ्रेड का एंगल कितना होता है झुकाव, ये होता है हमारा 29 डिग्री होता है। तो ये याद रखिएगा कि खराद मशीन में एक्मी थ्रेड यूज किया जाता है जिसका झुकाव होता है 29 डिग्री एंगल रहता है। खराद मशीन के लीड स्क्रू पर सिंगल स्टार्ट चूड़ी कटी होती है। तो खराद मशीन का जो लीड स्क्रू रहता है, लीड स्क्रू कौन सा कटा रहता है, एक्मी थ्रेड रहता है और वो क्या होती है, सिंगल स्टार्ट चूड़ी होती है। खराद पर चूड़ी यानी कि अगर खराद पर थ्रेड काटते समय क्या करते हैं कि लीड स्क्रू घूमता है और फीड रॉड स्थिर रहती है। तो फीड रॉड जो रहता है हमारा फिक्स रहता है और जो लीड स्क्रू रहता है वह हमारा मूव करता है। नेक्स्ट है कि भीतरी चूड़ियाँ काटने से पहले होल को चैम्फर कर लेना चाहिए। अगर आपको भीतरी चूड़ियाँ के आना काटना है यानी कि इंटरनल थ्रेड काटना है तो हम लोग सबसे पहले उसमें होल कर लेंगे, फिर चैम्फर कर लेना चाहिए, फिर उसमें हम लोग थ्रेडिंग का कार्य शुरू कर देंगे। बीए चूड़ी का प्रयोग हम लोग इंस्ट्रूमेंट, घड़ी, इलेक्ट्रिकल पार्ट, रेडियो आदि में प्रयोग करते हैं बीए चूड़ी का प्रयोग। नेक्स्ट है वार्म थ्रेड का प्रयोग गति की दिशा बदलने के लिए प्रयोग करते हैं। जो वार्म थ्रेड रहता है गति की दिशा बदलने के लिए हम लोग किसका थ्रेड यूज करेंगे, तो वर्मी थ्रेड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है जो चेजर रहता है यह बहुमुखी यानी कि जो चेजर रहता है ये हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है जिसका प्रयोग बाहरी वी थ्रेड काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको बाहरी वी थ्रेड काटना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, चेजर का प्रयोग करेंगे। और चेजर कैसा औजार है, हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। नेक्स्ट है टैप भीतरी चूड़ी तथा डाई बाहरी चूड़ी काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपको भीतरी चूड़ी काटना है यानी कि इंटरनल थ्रेड काटना है तो हम लोग टैप का प्रयोग करेंगे, अगर बाहरी चूड़ी काटना है तो हम लोग डाई का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है पाइप चूड़ी का प्रयोग लोहे और स्टील के पाइपों एवं ट्यूबों पर करते हैं। तो पाइप थ्रेड का प्रयोग लोहे और स्टील के पाइपों एवं ट्यूब पर किया जाता है। ब्रिटिश एसोसिएशन, बी ये मतलब होता है आपका ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का प्रयोग 1/4 इंच से कम व्यास के पाइपलाइनों व्यास के फाइन कार्यों के लिए किया जाता है। 1/4 इंच के से कम व्यास के फाइन कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। स्टड जो रहता है यह एक गोल धातु की छड़ होती है जिसके दोनों सिरों पर पूरी लंबाई पर थ्रेड बनी होती है। तो यहाँ पे देखिए जो रहता है स्टड, तो स्टड क्या होता है कि ये इस तरह का रहेगा और इसके क्या होता है कि दोनों साइड पे हमारा चूड़ियाँ कटा रहता है, चूड़ियाँ इस पर रहती हैं। ये होता है कि दोनों सिरों पर पूरी लंबाई पर थ्रेड बनी होती है। नेक्स्ट है नट का सबसे अधिक सामान्य आकार हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल जो नट ज़्यादातर हम लोग देखते हैं यूज होता है, हेक्सागोनल नट का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। किसी मशीन के दो भागों को आपस में पकड़ने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग फास्टनर्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फास्टनर के भी क्वेश्चन आ गए। तो फास्टनर उसे हम बोलते हैं जब दो भागों को आपस में पकड़ने के लिए जो साधन यूज करते हैं वह फास्टनर कहलाता है। फास्टनर अस्थाई तथा अस्थाई दोनों प्रकार के होते हैं। स्टड एक स्क्रू की तरह होता है जिसका हेड नहीं होता है। तो आपको पता हो गया कि स्क्रू स्टड एक स्क्रू की तरह होता है जिसका हेड नहीं होता है। ऑटोमोबाइल मशीनों में नट को ढीला होने से बचाने के लिए हम लोग लॉक नट का प्रयोग करते हैं। कैसल नट क्या है, तो कैसल नट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो कैसल नट का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पर उच्च तनावों को सहने की आवश्यकता होती है, वहाँ पे हम लोग कैसल नट का प्रयोग करते हैं। समान प्रयोग में लाए जाने वाले नट हेक्सागोनल नट, कैसल नट, लॉक नट, कैप नट आदि होते हैं जो हम लोग जनरल पर्पज़ के लिए यूज करते हैं।
गिव हेड की जो अनुप्रस्थ काट होती है आयताकार या वर्गाकार होती है। गिव हेड की जो अनुप्रस्थ काट होती है आयताकार या वर्गाकार होती है। और जो वुडरफ की रहता है इसका प्रयोग हम लोग ज़्यादातर ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं और मशीनिंग टूल में यूज करते हैं। तो वुडरफ की का प्रयोग हम लोग ऑटोमोबाइल कार्य और मशीन औजारों में करते हैं। और जो गिव हेड की रहती है उसकी जो अनुप्रस्थ काट होती है वह आयताकार या वर्गाकार होती है। वुडरफ की का प्रयोग हो गया ऑटोमोबाइल और मशीनी कार्यों, ये तो हो गया। यदि कैपिटल डी शाफ्ट का व्यास है तो आयताकार कुंजी की अंक चौड़ाई W इक्वल टू डी कैपिटल डी बाई 4 तथा मोटाई T इक्वल टू डी बाई 6 होना चाहिए। तो ये पूछता है कि अगर यदि डी शाफ्ट का व्यास है तो आयताकार कुंजी का जो चौड़ाई होना चाहिए तो हमारा D/4 होना चाहिए, और जो मोटाई होनी चाहिए उसको वह D/6 होना चाहिए। इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो इसे आप लोग याद रखें, क्योंकि ये पूछ लेता है डी यानी कि कह देगा शाफ्ट का जो है, शाफ्ट अगर हमारा 2 सेंटीमीटर का है तो उसका चौड़ाई कितना होगा और इसके बाद उसकी मोटाई कितनी होगी, तो आपको कैलकुलेट करना रहेगा। तो चौड़ाई में जो निकालना रहेगा अगर हमें, तो व्यास का आधा का व्यास में 4 से भाग दे देंगे। अगर मोटाई निकालना रहेगा तो हम लोग उसमें 6 से भाग दे देंगे। अब है नेक्स्ट कि मशीन बेल्टों को 2 गेजों में बनाया जाता है। जो मशीन बेल्ट रहते हैं उसको हम लोग 2 गेजों में बनाते हैं। एक होता है हमारा फाइन थ्रेड, दूसरा फाइन थ्रेड वाला बोल्ट होता है, दूसरा होता है रफ थ्रेड वाला बोल्ट। नेक्स्ट है हेक्सागोनल बोल्ट को संक्षेप में हम लोग HHMB या H इंटू यानी कि मल्टीप्लाई बी के नाम से या H क्रॉस बी के नाम से जानते हैं। हेक्सागोनल बोल्ट में 6 साइड वाला हेड होता है। तो ये जो हेक्सागोनल नट रहता है वह आपका कुछ इस तरह से नट रहता है, और बीच में आपका क्या होता है इंटरनल इसमें थ्रेड काटा जाता है। तो इसमें आपके क्या होते हैं कि 6 फलक होते हैं या 6 हेड होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 होते हैं आपके। ये होता है हमारा हेक्सागोनल बोल्ट, इसमें 6 हेड होता है। कैरिएज बोल्ट जो रहता है यह स्मूथ गोल हेड वाला होता है, जिसमें हेड के नीचे का हिस्सा छोटे वर्ग सेक्शन में होता है। और कैरिएज बोल्ट का प्रयोग हम लोग लकड़ी की बड़ी संरचना इकाइयों को जोड़ने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है कि आई बोल्ट को मशीन की बाहरी बॉडियों में फिट किया जाता है। जो आई बोल्ट रहता है या मशीन की बाहरी बॉडियों में फिट करते हैं। यू बोल्ट अंग्रेजी के यू अक्षर का होता है, तो ये हमारा होता है यू बोल्ट। यू बोल्ट अंग्रेजी के यू अक्षर का होता है। यू बोल्ट का प्रयोग हम लोग पाइपों या गोल सरफेसों को जोड़ने के लिए करते हैं। यू बोल्ट आप लोग देखे होंगे कुछ इस तरह से रहता है, और यहाँ पे हमारा नट रहता है कुछ इस तरह से, यहाँ पे कसा जाता है, फिर इसी में क्या होता है ये फंसाया जाता है। तो ये हमारा यू बोल्ट का प्रयोग पाइपों या गोल सरफेसों को जोड़ने के लिए हम लोग करते हैं। यू आकार जो रहता है यह यू बोल्ट वर्ग में यानी कि स्क्वायर बैंड के आकार में भी पाया जाता है। और जो जे बोल्ट का प्रयोग हम लोग टाई डाउन्स या एक ओपन आई बोल्ट की तरह किया जाता है। देखिए यहाँ पे शोल्डर बोल्ट को हम लोग स्ट्रीपर बोल्ट भी कहते हैं। तो स्ट्रीपर बोल्ट या शोल्डर बोल्ट दोनों एक ही है, एक ही नाम है। शोल्डर बोल्ट का प्रयोग हम लोग पिवट पॉइंट बनाने के लिए करते हैं। अगर आपको पिवट पॉइंट बनाना है तो हम लोग वहाँ पे शोल्डर बोल्ट का प्रयोग करते हैं। एलिवेटर बोल्ट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो ये हम लोग कन्वेयर सिस्टमों में करते हैं। तो एलिवेटर बोल्ट का प्रयोग हम लोग कन्वेयर सिस्टम में करते हैं। और जो हैंगर बोल्ट क्या होता है कि हैंगर बोल्ट के एक सिरे पर वुड थ्रेड और दूसरे सिरे पर मशीन थ्रेड रहता है। लैग बोल्ट क्या है, तो लैग बोल्ट हेक्सागोनल बोल्ट से मिलते जुलते हैं। तो लैग बोल्ट जो रहता है हेक्सागोनल नट से मिलता जुलता रहता है। स्क्रू क्या है, तो स्क्रू एक बाहरी चूड़ी वाला बंधक है। तो स्क्रू एक बाहरी चूड़ी वाला फास्टनर्स है। लॉक नट एक ऐसा नट है जो कंपनों और आघूर्णों के अंतर्गत अवयव को ढीला होने से बचाता है, यानी कि लूज होने से क्या बचाएगा, लूज होने से बचाता है। स्लॉटेड नट में रोटेशन को रोकने के लिए हम लोग कार्टर पिन का प्रयोग करते हैं। तो जो स्लॉटेड नट में अगर रोटेशन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए हम लोग कार्टर पिन का यूज़ करते हैं। वाशर क्या है कि वाशर एक पतली प्लेट होती है जिसमें होल किया जाता है। तो वाशर आप लोग देखे होंगे जो इस तरह से रहता है गोल गोल और बीच में खाली रहता है, ये होता है हमारा वाशर होता है।
और यह वाशर भी कई प्रकार के होते हैं, कोई फ्लैट रहता है तो कोई कर्व रहता है। तो डबल स्टार्टर थ्रेड में 2 स्टार्ट पॉइंट होते हैं। ग्रैब स्क्रू एक छोटा बिना हेड वाला स्क्रू होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्रैब स्क्रू को अधिक आघूर्ण यानी कि टार्क लगाकर कसा जा सकता है। सेट स्क्रू का प्रयोग कम शक्ति पारेषण करती है। शाफ्ट व हब के मध्य सापेक्ष गति को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि थ्रेड की जो गहराई होती है किसी थ्रेड की क्रेस्ट और रूट के बीच की दूरी होती है, जिसे अक्ष के लंब रूप में मापते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं मगर शेयर नहीं करते हैं, इससे क्या होता है भाई, हमें भी हताश हो जाते हैं यार, कम से कम वीडियो को तो शेयर तो कर दो करो यार। आप लोग इतने लोग देखते हो, कम से कम यार 150-200 व्यूज़ तो ला दिया करो यार 24 घंटे में। इसके बाद आप जो कहोगे वो चैप्टर आपको पढ़ा देंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लाने वाले हैं, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। 7 बजे डेली वो आएगा, कुछ दिन में हो सकता है उससे हम लोग स्टार्ट कर दें। ये जब वन लाइनर क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव। जितने पढ़े हैं वन लाइनर उनका सारे का सारा हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग कुछ और चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे कि आपका हो गया, अभी लेथ मशीन अभी नहीं पढ़ाए हैं, तो लेथ मशीन आपको पढ़ाना है। और लेथ ऑपरेशन जितने भी उसमें होते हैं सारे के सारे आपको पढ़ाने हैं। तो स्क्रू थ्रेड तो हो जा रहा है। इसके बाद हमारा क्या बचा है, मेटलर्जी बचा है, तो मेटलर्जी भी हम लोगों पढ़ेंगे। मेटलर्जी पढ़ने के बाद इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। डेली 7 बजे लाइव आ जाएगा, 7 बजे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट कि थ्रेड मिलिंग मशीन पर बाहरी एवं भीतरी थ्रेड कटर के द्वारा काटी जाती हैं। नेक्स्ट है थ्रेड रोलिंग अधिक उत्पाद में चूड़ियाँ काटने की एक विधि है, और बाहरी वी थ्रेड को चेक करने के लिए हम लोग रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। अगर वी थ्रेड को चेक करना है तो हम लोग रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जाते जाते अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, शायद हमारा लेथ मशीन रहे या फिर मेटलर्जी रहे, कुछ भी रहे, हम लोग पढ़ेंगे कल सुबह। तो आप लोग कल लाइव आना मत भूलिएगा, इतना ही टाइम पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।